प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बीएचयू, आपने प्रधानमंत्री जी को कुछ लिखा है इस बारे में? अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको मैंने, अधिकारी नहीं जिसको मैंने लिखा नहीं। मैं यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक को लिखा हूँ जो एक भ्रष्ट व्यक्ति है, निदेशक को लिखा हूँ जो निजी निदेशक के पद पर बैठकर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जो वीसी साहब को लिखा है कई बार पत्र, जो इन लोगों को संरक्षण देता है लोभ और लालच में। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, मैंने राष्ट्रपति जी को लिखा है, मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है, मैंने एचआरडी मिनिस्टर साहब को लिखा है। लेकिन दुख की बात कि अभी तक 1.5 साल बीत जाने के बाद भी 41 बेड लगातार उस पर ताला लगाया हुआ है। ये चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक और वीसी साहब मिलकर, एक डॉक्टर पढ़ा लिखा आदमी आमरण अनशन कर रहा है, इसके लिए आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं। हमें तो लगता है उसको, आपको जो भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए, ना कि उसको सस्पेंड करनी चाहिए कि वो स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार जैसे जिसका कि किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी राजनीति से फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार है, डंके की चोट पर भ्रष्टाचार है। और सारे सबूतों के साथ जब मैं कुलपति महोदय को लिखता हूँ तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो यहाँ के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है वो एक भ्रष्ट व्यक्ति है। कोई भी मेंबर इनका किसी भी तरह की बीमारी से अगर ग्रसित हो गया और आप अस्पताल में चले गए और 5-7 दिन आप अस्पताल में भर्ती रह गए तो पूरे जीवन की कमाई जो है आपकी खत्म हो जाती है। और आप देश का जाना माना विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में, सुर्खियों में बना रहा। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर बीएचयू में कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अपने प्रोफेशनल एथिक्स के अलावा सोशल एक्टिविज्म की वजह से और बेबाक बोलने और लिखने की वजह से जाने जाते हैं। आजकल डॉक्टर ओम शंकर चर्चा में, और चर्चा ये है कि बीएचयू प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है मामला? क्योंकि विश्वविद्यालयों पर चर्चा बेहद जरूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को एक पत्र लिखा है दलित एट्रोसिटीज को लेकर, ऑर्डर दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर जो है रिपोर्ट आप दायर करें कि आखिर जो SC ST बच्चे हैं उनके डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कौन कौन से रेमेडी आपने अपनाए हैं। 4 हफ्ते का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ऑर्डर आता है उस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल बीएचयू में क्या चल रहा है यह जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर ओम शंकर से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के, और क्यों आमरण अनशन पर जाना चाहते हैं। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। नमस्ते रतन बाबू, बहुत अच्छा आपके जो काइंड इंट्रोडक्शन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि थोड़ा तेज बोलिएगा सर। हाँ, मुझे लगता है कई सारे श्रोतागण हम लोग पहले से भी जानते और सुनते समझते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उसके लिए हम लोग, आप देखें कि काफी समय से, यानी कि 1.5 दशक से लगभग स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई इस देश के आम नागरिकों के लिए लड़ रहे हैं। अब स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है, ये हमारी आम जनता शिक्षा के अभाव में उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जब हम कोई बात कहते हैं तो आम जन उतनी गंभीर नजर नहीं आते, या बहुत सारी भीड़ इकट्ठा नहीं होती वहां। लेकिन अगर आप किसी भी अपने आप को, अगर आप राष्ट्रवादी कहते हैं, अगर आप किसी समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को समाजवादी कहते हैं, अगर आप किसी भी तरह से, अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज, आपका परिवार या आपका देश या ये पूरी दुनिया मजबूत हो, तो सबसे पहले मानव यानी कि हम लोग, अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर कैसे हम ये कोई भी जो अपेक्षा है हम आगे की तरफ कर पाएंगे। जैसे अगर एक घर जो है उसकी अगर नींव ही हिली हुई हो तो उस इमारत की मजबूती के बारे में आप कैसे समझ सकते हैं। और स्वास्थ्य का सिर्फ एक आयाम नहीं है। लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य का मतलब जो है सिर्फ एक जिंदा रहना और जीवन का रहना और नहीं रहने से संबंधित है। नहीं, स्वास्थ्य के बहुत सारे आयाम हैं, और मैं उन आयामों को, जब हम स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की बात कहते हैं तो उन्हीं आयामों को आगे लाने की बात करते हैं। और उनके आयाम कैसे है, देखिए, एक तो सीधे जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन से जुड़ा होने के बाद ये सामाजिक उत्थान से कैसे जुड़ा हुआ है, या शैक्षणिक महत्ता से कैसे जुड़ा हुआ है,
या आर्थिक विपन्नता से और समर्थता से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। और जब तक इस देश की आम जनता इस महत्ता को नहीं समझ पाएंगे, लोग इसकी गंभीरता को नहीं लेंगे और फिर अपनी आवाज को इतनी मजबूती से नहीं रख पाएंगे। जैसे अगर आप देखें हाल फिलहाल में इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। अभी कोविड हुआ था जिसमें पूरी दुनिया में आपने देखा कि एक माहौल था। तो ये जो कोविड हुआ था, ये कोविड लाया गया था, इसके सिर्फ एक आयाम नहीं थे कि सिर्फ मरीज जो है कोई बीमार होंगे, कोई इलाज करेंगे। बीमार और इलाज के कई लाभार्थी थे और कई जान गंवाने वाले भी थे। और अगर आप सही में कहें तो ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की पूरी राजनीति की थी। पूरी दुनिया में आर्थिक सत्ता है, सामाजिक सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, हर तरह की सत्ता जो है इससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई। सबसे पहले जब मैं स्वस्थ हूं तो मैं किसी काम को जाऊंगा, मैं पढ़ने जाऊंगा, अगर बच्चा हूं तो मैं, अगर मैं स्वस्थ हूं तो मैं अपने काम पर जाऊंगा, और ये जहां पर काम पर जाऊंगा तो समाज का निर्माण होगा, तब जीडीपी का निर्माण होगा, तब देश मजबूत होगा। शिक्षा के लिए जाऊंगा तो मैं एक मानवीय पूंजी की तरफ तब्दील होऊंगा, और जब मैं मानवीय पूंजी की तरफ तब्दील हो जाऊंगा तो वो समाज जो है सुदृढ़ और मजबूत होगा। उसकी पर कैपिटा आय जो है वो बढ़ जाएगी और वो समाज और राष्ट्र जो है वो मजबूत होगा। अब देखिए, जब कोविड हुआ तो क्या हुआ, या कोई भी बीमारी होती तो क्या होती है, आप इलाज को जाते हैं। इलाज दो तरीके से आज हमारे समाज में या पूरी दुनिया में उपलब्ध है। एक है कि आप सरकारी संस्थानें या कि गवर्नमेंट जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और दूसरी तरफ के इलाज का तरीका है कि आप निजी संस्थानों में जाते हैं अपने इलाज के लिए। अगर आप निजी संस्थानों में चले गए तो आपके जीवन भर की जितनी भी कमाई हो, मैं मानता हूं कि इस देश में जितनी भी आबादी है उसमें अगर आप देखेंगे कि आपकी अगर आय 20 या 25 हजार सालाने से ज्यादा है तो आपको माना जाता है कि आप टॉप की क्रीम है तो इस भारतीय समाज के। इतनी आर्थिक विपन्नता है, या आप इनइक्वालिटी है, आर्थिक इनइक्वालिटी है, या सामाजिक इनइक्वालिटी है हमारे समाज में। मात्र 20,000 रुपये सालाना, ठीक है, कितना कम ये धन है। और दूसरी तरफ अगर विदेशों में जाएंगे तो उसके डॉलर्स में भी इससे ज्यादा है। तो इस तरह की जो विपन्नता है, तो समाज का ज्यादातर हिस्सा जब कमजोर है, वो आप अपने आर्थिक इलाज के लिए जब अस्पतालों में जाते हैं तो उनके पास पैसे तो होते नहीं है। अगर जो है कुछ लोगों की जमीनें हैं, कुछ के गहने हैं, और कुछ जो है कर्ज लेकर अपनी जीवन भर की पूरी कमाई, बीमार कब होता है, हृदय की जैसी गंभीर बीमारियां जो आप देखें, खास करके आप देखें भारतवर्ष या पूरी दुनिया में नंबर 1 की है, और अन्य बीमारियां भी उसमें, और अलग अलग बीमारियां जो साथ में आपके जीवन के अंत, यानी कि अगर आप पैदा हुए हैं तो मरना एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आप बीमार होंगे और अस्पताल को जाएंगे। एक आदमी 40-50 साल की आयु तक मेहनत करते हैं, और उस आयु में जो वो अमूमन अगर आप देख लें कि जितने भी 90% या 95% व्यक्ति अपने जीवन में अगर पैसे सेविंग करते हैं तो कुछ पैसों से लेकर 5 लाख तक की 95% लोगों की मैं कहता हूँ उसकी बचत इससे ज्यादा नहीं है। और ये अगर कोई भी मेंबर इनका किसी भी तरह की बीमारी से अगर ग्रसित हो गया और आप अस्पताल में चले गए और 5-7 दिन आप अस्पताल में भर्ती रह गए, तो पूरे जीवन की कमाई जो है आपकी खत्म हो जाती है, और आप आर्थिक विपन्नता में, संपन्नता में जो आगे बढ़ रहे थे वो पीछे खिसक कर आर्थिक विपन्नता की तरफ चले जाते हैं। यानी कि स्वास्थ्य का सिर्फ जीवन से संबंध नहीं है। आपने जो कमाई थी पूरे जीवन में, वो आपकी सारी कमाई कुछ दिनों में ही खत्म हो गई। यानी आपके घर में आर्थिक विपन्नता, आपके परिवार में आर्थिक विपन्नता पैदा कर, जब आपके समाज आपकी आर्थिक विपन्नता आएगी, उसी के साथ आपकी सामाजिक विपन्नता भी आएगी, फिर आपकी राजनीतिक विपन्नता भी आएगी, और इन सब का एक कोलैबोरेशन करके आप जो है समाज में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी फिसला पिछली के दौर में आपका समाज आगे पीछे, थोड़ा आगे जाएगा, फिर उतना ही खिसक के पीछे आएगा, या हो सकता है उसे और भी ज्यादा पीछे चले जाए। तो इन सब के महत्व को समझते हुए
हमारी जो है 1.5 दशक से ज्यादा मुहिम ये थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार के बगैर हमारा ये देश भारत जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता। और आज ये जो अगर आप आंकड़े देखें तो भारतवर्ष में कम से कम 5 करोड़ लोग हर साल इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनके या उनके परिवार के कोई न कोई सदस्य बीमारी के कोई भी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं जो कि इलाजमी है। तो इस तरह से इस मुहिम के तरह हम लोगों ने 1.5 दशक पहले स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई शुरू की और पूरे देश में सरकारें, वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों ने बहुत सारे वायदे किए करने के, नहीं करने के। कई जगह एम्स बनाए गए। उस आंदोलन के बाद स्वास्थ्य के अलग आयामों में जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कुछ बने, कुछ वेलनेस सेंटर बने और कुछ जैसे हमारी मांगे थी कि सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। तो नेता नारों में तो कहने लगे हैं लेकिन अभी तक वो बनी नहीं है। उसके बाद कई एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बने। हमारा था कहना कि जितने भी देश की जो सरकारी संस्थानें हैं, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए और कई सारे 3 से 5 करोड़ आबादी पर एक एम्स बनाया जाए। और इन सब के साथ में अगर आप देखें तो ये बनता कैसे, उसके लिए बजट की आवश्यकता है और बजट की आवश्यकता कौन देगी? केंद्र और राज्य सरकारें देंगी। तो उसके लिए हमारा कहना था कि अपने कुल जो आपका बजट है उसका 10% हिस्सा स्वास्थ्य के ऊपर और शिक्षा के ऊपर खर्च करें। स्वास्थ्य और शिक्षा एक दूसरे का पूरक है, पहले स्वास्थ्य है फिर शिक्षा है। और सरकार इस कदम में थोड़ी दूर शुरुआती दौर में तो चलती नजर आई, उसके बाद जो है स्वास्थ्य के बजट सिर्फ नारों तक सीमित है, वो बढ़ने के बदले रिलेटिवली घट ही रही है, बढ़ नहीं पा रही। यही एक शिक्षा का हालत भी यही है और इससे समाज जो है मजबूत होने के बदला समाज और कमजोर होता जा रहा है। और इसी में हमने स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की जो बात कही थी, आप देखेंगे कि राजस्थान सरकार ने तो उस हमारे नारे को आखिर एक तरह उन्होंने कुछ हद तक मान लिया उन्होंने और कोशिश कर रहे। तो देखिए उनके लिए प्रतिक्रिया कितनी हो रही है, यानी कि ये सामाजिक संघर्ष की तरह है कि एक दबे कुचले समाज को अगर आप आगे लाना चाहते हैं तो जो समाज सुदृढ़ है, जो मजबूत है, वो नहीं चाहता है कि आप सुदृढ़ हो। इसलिए साजिश के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मसलों को उसके जो फंड हैं उसको काट देते हैं। आपके जो सहूलियतें हैं, स्कूलों को बंद करते हैं, निजी स्कूलों में कहते हैं कि आप इतने दूर जाएंगे तो उसका भी हम भरण पोषण करेंगे, यानी आप निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या देश के अन्य संस्थाओं को आप देखें, वहां पर निजी कंपनियां आ रहे हैं, निजी नौकरियां आ रही हैं। आपकी नौकरी जो होती, जो आपकी संपन्नता होनी थी आपको, वो भी विपन्नता में कन्वर्ट हो रही है। उनके जो लोग हैं जो किसी मान्यताओं यानी मानकों पे खड़ा नहीं होते हैं, वो लोग सीधे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं और पैसे मतलब जो लाभ आपको मिलना था, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब हमने आंदोलन शुरू किया था तो सरकार ने काफी आंदोलनों के बाद ऐसा कहा कि हम इसको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बनेंगे या आप जिस भी लाइक इंस्टीट्यूशन बने, बेसिक उद्देश्य उसमें क्या है? आम जनता का भलाई होना चाहिए। आप देखिए आम जनता की भलाई के लिए जो फंड दिए उसमें उन्होंने क्या किया, जो पुराने बिल्डिंग है जिसमें मार्बल्स लगे हुए उसके ऊपर टाइल्स लगाई और टाइल्स लगाकर पैसे का भ्रष्टाचार हुआ। यानी कि एक बार तोड़ने में पैसे कमाए गए, दूसरी बार उसको बनाने में। यहाँ की जो लैब्स हैं, जो जांच घरें हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, एक तो उसका विस्तार होना चाहिए, जो नहीं है उसका एडिशन होना चाहिए। उसके बदले उन लैबों का निजीकरण होगा ताकि इसका लाभ जो है यानी कि बेचने की प्रक्रिया मतलब बेच दी गई है, आप कह सकते हैं निजी हाथों, ताकि आपको पहले से ज्यादा व्यय करना पड़े जब सरकारी अस्पताल में भी आप आए। यानी सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पताल में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये खेल यहाँ शुरू हुआ है, एक प्रोटोटाइप है, ऐसा नहीं है, ये देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा खेल चल रहा है। और न सिर्फ ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहा है, बल्कि शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में तो चल ही रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र जो सरकारी संस्थाएं थी, जहां आप अच्छे ज्ञान कम पैसों में ले जा सकते थे, वहां उसकी फीस की दरें बढ़ा दे रही। आप इंजीनियरिंग वगैरह की दरें देखें या मेडिकल की दरें, आपको यकीन नहीं होगा, जब हम एडमिशन लिए थे तो हमारे मेडिकल एडमिशन का फीस 4.5 रुपया था और आज लाखों में उसके लिए। वही हालत इंजीनियरिंग कॉलेज की है। तो इस तरह की जो आर्थिक ये जो भ्रष्टाचार का जो एक नेक्सस शुरू हो गया और जो समाज को जो कमजोर वर्ग का तबका है जो किसी तरह इस इंस्टीट्यूशन में थोड़ी बहुत पढ़ के आना चाहते थे,
और समाज में मजबूती, शिक्षा और स्वास्थ्य के थोड़े से प्रावधान से बढ़ रहे थे, उसको सरकार आते ही कम करने की लगातार कोशिश की। और प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार है, डंके की चोट पर भ्रष्टाचार है, और सारे सबूतों के साथ जब मैं कुलपति महोदय को लिखता हूँ तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो यहाँ के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं वो एक भ्रष्ट व्यक्ति है, जिनको जांच कमेटी ने कहा है कि ये एक करप्ट व्यक्ति है, ये एक फ्रॉड व्यक्ति है। ये जांच में सत्यापित हुआ। कई बार आधिकारिक तौर पर पत्र लिखने के बाद भी यहाँ के कुलपति ने ऐसे भ्रष्ट आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनको बनाकर रखा। सवाल ये उठता है कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप भ्रष्ट आदमी को क्यों पाल रहे हैं? इसका मतलब कोई ना कोई संबंध आपका भी उससे है, लाभ, चाहे सीधे तौर पे हो या अलग दूसरे तरीके से हो। और ये पब्लिक का जो मनी है, जो स्वास्थ्य जो मजबूत होना था, उसका दुरुपयोग है। उसके बाद क्या हुआ, एक अलग तरह की राजनीति थी, जो आप अगर देखेंगे कि हृदय विभाग में तो बताया कि जब ये आंदोलन हुआ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एम्स टाइप इंस्टीट्यूशन बनाया गया, उसके तहत कुछ पैसे दिए गए यहाँ पर। उसी तरह का एक सुपर स्पेशलिटी केयर यहाँ पर विकसित नहीं थी, तो मैंने उसके लिए आवाज उठाई कि सुपर स्पेशलिटी केयर बढ़िया होनी चाहिए। तो सरकार ने उसको बनाने के लिए एक कुछ फंड दिए, जिससे कि 400 बेड के आसपास एक बिस्तर बनी, और उसका उद्देश्य ये था कि जो एग्जिस्टिंग सेवाएं हैं उसको और मजबूत किया जाए, ताकि जिन लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है उसको समायोजित किया जाए, और गरीब लोग गरीब होने से बचे, और उनकी जान भी एक सुरक्षित हाथों में, अच्छे डॉक्टरों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा बचाई जा सके। लेकिन अब यहाँ भी राजनीति है। राजनीति क्या है, वो एम्स का आंदोलन लड़ा तो इन लोगों ने, यानी कि जो आप समझते हैं जो इस देश को चलाते आए हजारों सालों से, अब बताइए स्वास्थ्य का अस्पताल मांगना कहीं गुनाह हो सकता है? एक डॉक्टर पढ़ा लिखा आदमी आमरण अनशन कर रहा है, इसके लिए आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं। हमें तो लगता है उसको, आपको जो भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए, ना कि उसको सस्पेंड करनी चाहिए कि वो स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार जैसे जिसमें जिसका कि किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी राजनीति से फर्क नहीं। आप उसको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर तौर से प्रताड़ित करना चाहते हैं, और तोड़कर, इसलिए आपको डर है, भय है कि इस व्यक्ति को श्रेय चला जाएगा, इसलिए वो अस्पताल बनने का विरोध करते। अब समझिए, इसके एक आयाम नहीं है। मैंने कहा कि इस आंदोलन के एक आयाम नहीं है। उनको इसलिए भय है कि अगर ये अस्पताल में बैठ जाएगा, अगर और बेड बढ़ जाएंगे तो ओम शंकर को इसका श्रेय जाएगा कि ओम शंकर ने ये आंदोलन किया और ये बढ़ गया। अगर ये एम्स बना देंगे तो ओम शंकर एक उसको श्रेय जाएगा कि ओम शंकर के आंदोलन की तरह की वजह से जो है एक अस्पताल बन गया, या एम्स बन गया, या कई एम्स बन गए, या स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार लागू हो गए। तो अजीब तरह का सिस्टम है। मतलब ये नहीं समझते हैं कि उस अस्पताल, मुझे श्रेय से कोई कभी कोई चिंता नहीं है, और मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे श्रेय दे दो। मैंने सिर्फ कहा अस्पताल बनाओ जो जाति, धर्म, राजनीति, सभी समाज को समान अगर बनाना है, सचमुच आप यूनिफॉर्म चाहते, जो यूनिफॉर्म की बात करते हैं कि सब चीज एक होना चाहिए, तो अगर एक तरफ का आप मजबूत समाज चाहते हैं तो उसके लिए समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य जैसे मौलिक अधिकार लागू करने, और उस पर 10% केंद्र और राज्यों के खर्च किए बगैर वो भी समाज में यूनिफॉर्म जो कहते हैं कि विश्व गुरु बनने वाला जो कोड है वो लागू नहीं हो सकता। समझ गए, यही असली कोड है। समान स्वास्थ्य के अधिकार, समान शिक्षा के अधिकार, और शिक्षा और स्वास्थ्य को निजीकरण से मुक्त सरकार की जो भी बजट है, चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, 10% अगर इस पर दोनों पर आप खर्च करेंगे, ये समाज जो है समान रूप से विकसित करेगा। और अगर आप इस पर नहीं खर्च करेंगे तो वो समाज असमान रूप से विकसित होगा। उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर तरह की विषमताएं पैदा होगी। तो यहाँ आप समान समाज नहीं बल्कि असमान और एक हायरार्की, वर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन वाला समाज चाहते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी। डॉक्टर साहब, अभी क्या आप सस्पेंडेड हैं? नहीं, अभी हम सस्पेंड नहीं है। ये पुराने आंदोलन जब हम किए थे, हम तो 3 बार आंदोलन कर चुके हैं, आमरण अनशन कर चुके हैं। पहली बार 15 दिन तक आंदोलन किया था, और पहले आंदोलन में मुझे जबरन सस्पेंड किया गया, 1.5 साल तक सस्पेंड करके रखा गया, 1 रुपए सैलरी नहीं दी गई, जबकि कानूनन तरीके भी मुझे
कम से कम 50-60% सैलरी मिलनी चाहिए थी, जो 1 रुपया नहीं मिला। जब हम मीडिया से बात करना चाह रहे तो ये जैसे कि मैं कश्मीर में बैठा हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट हूँ कि मांग रहा हूँ कि स्वास्थ्य मिल जाए देश के आम जनता को, मुझे नजरबंद कर दिया मीडिया से बात करने पर, जब मैं इस गलत तरीके से सस्पेंशन को उठाना चाहा। तो मतलब मैं अब क्या बताऊं कि ये जो सामंतवादी मानसिकता है वो हर जगह कायम है, और वो नहीं चाहता है कि कोई जो है जो दलित पिछड़ा आदिवासी व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करके इस समाज के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और वो मैं उसको भी आप यूनाइट करें। मैं भी झेल रहा हूँ, वो मैं भी झेल रहा हूँ। अभी उस पे अभी चर्चा करूंगा, सीजीआई को एक पत्र लिखने वाला हूँ मैं। बहरहाल अभी जो आप आमरण अनशन करने जा रहे हैं, उसमें स्पेसिफिक रीजंस क्या क्या आपने दिया है? देखिए, सबसे पहले स्पेसिफिक रीजन ये है कि हृदय विभाग के हमारे जो बेड हैं अभी वर्तमान में, उससे पहले जो पुराने समय से हमको 45 बेड्स एलोकेटेड थे, और जब ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना उसमें 41 बेड और हृदय विभाग को आवंटित हुआ, ताकि जो सुविधाएं हैं, जैसे सुविधाएं में विस्तार क्यों चाहिए इसको भी समझना आपको बहुत जरूरी है कि ये स्वास्थ्य की सुविधाओं में, खास करके हृदय विभाग की सुविधाओं में क्यों विस्तार होना चाहिए। आज अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में और भारत में ये नंबर 1 किलर है। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में बहुत ही आप देखें कि इतना ज्यादा मतलब वो हंगामा था, लोग इतने परेशान थे, लेकिन आधिकारिक मौतों को अगर आप देखेंगे तो इन मौतों की संख्या 70 लाख से भी कम है। अगर आप हृदय की बीमारियों को आप देखेंगे तो सिर्फ भारतवर्ष के अंदर एक साल में 70 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं सिर्फ हृदय की बीमारी से। जी। और पूरी दुनिया में जितनी मौतें हुई उतनी ही मौतें, और भारत में जितनी आधिकारिक मौतें कोविड के हिसाब से हुई उससे 10 गुने मौतें सिर्फ कार्डियक डिजीज से हर साल हो रहा है, और ये सरकार के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं। दूसरी बात यह है कि जो कार्डियक सेंटर्स हैं बहुत ही कम है, सरकारी संस्थानों में बहुत ही कम है। तीसरी बात यह है कि ये जो मौतें हो रही है ये आधी मौतें 50 साल से कम आयु वर्ग की हो रही है, और हार्ट अटैक जो 40 साल से जो व्यक्ति कम उम्र में जिनको हृदय का आघात हो रहा है, वो हर तीसरा व्यक्ति की आयु जो है वो 40 साल से भी कम है। और इतने गंभीर समस्या जिस देश में हृदय की हो, जो नंबर 1 किलर हो, जो कोविड जैसे महामारी से भी 10 गुने ज्यादा भयावह हो, उसके लिए मेरा कहना है न सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर कम से कम 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाए जाने चाहिए, जहां कम से कम 250 बेड सिर्फ कार्डियोलॉजी को डेडिकेटेड होना चाहिए अगले 5 सालों में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 5 सालों में ये महामारी आपको हर महामारी के ऊपर आप पूरी सरकार की जो है ईंट से ईंट बजा देगी। आप देखिए लोग चलते फिरते मर रहे हैं, और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब आदमी मर रहा है, उसमें हर आदमी मर रहा है। एक से एक आप देख रहे हैं, एक से एक नेता, अभिनेता, गायक और आम जनता, हर आदमी की ये हालत है। उसी कड़ी में जब हम हृदय विभाग के लिए जो बताया आपको, जो बेड का विस्तार हुआ था, 45 बेड से सुविधाओं बढ़ाने की आवश्यकता थी। क्यों थी? क्योंकि जब हम यहाँ से 1.5 दशक पहले यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं थी। यहाँ की ओपीडी में 30 पेशेंट 3 बार ओपीडी होता था, 3 ओपीडी में 30-30 पेशेंट आते थे। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे 1 महीने में तो उस हिसाब से 4 यानी से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, लगभग 350-400 पेशेंट आप 1 महीने में देखा जाता था हृदय विभाग की कार्डियोलॉजी वार्ड। आज मेरी एक ओपीडी में इतने पेशेंट आते दिखाई देते, एक ओपीडी में। और हर दिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ, दूसरे ओपीडी में लगभग 5-10 आगे पीछे चलती है। अभी जो प्रशासन का जो आपने बताया कि किस मुद्दों पर मैं कर रहा हूं, तो इस प्रशासन क्या कह रहा है कि आपका जो 45 बेड था अब आप वो मुझे दे दीजिए, ठीक है, और आपको मैं उसके बदले 41 बेड दे देता हूँ। तो ये जो इतने गुने, जो मतलब 12 गुने, 14 गुने, 16 गुने जो ये मरीजों में वृद्धि आप देख रहे हैं, उसके बाद आप बेड के संख्या में घटाने की बात जब करें, जबकि इसकी वास्तविक लड़ाई जो थी बेड की संख्या बढ़ाने की थी, ये मानसिक दिवालियापन और या कोई निजी दुश्मनी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आखिरी सवाल,
प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बीएचयू, आपने प्रधानमंत्री जी को कुछ लिखा है इस बारे में? आप बड़ा ही आपने सही सवाल पूछा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको मैंने, अधिकारी नहीं जिसको मैंने लिखा नहीं। मैं यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक को लिखा हूँ जो एक भ्रष्ट व्यक्ति है, निदेशक को लिखा हूँ जो निदेशक के पद पर बैठकर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जो वीसी साहब को लिखा है कई बार पत्र, जो इन लोगों को संरक्षण देता है लोभ और लालच में। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, मैंने राष्ट्रपति जी को लिखा है, मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है, मैंने एचआरडी मिनिस्टर साहब को लिखा है। लेकिन दुख की बात कि अभी तक 1.5 साल बीत जाने के बाद भी 41 बेड लगातार उस पर ताला लगाया हुआ है ये चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक और वीसी साहब मिलकर। और 1.5 सालों के अंदर 41 बेड पर कम से कम 21,000 से ज्यादा लोगों को बेड खाली रहते हुए भी नो बेड वैकेंट कहा गया, और उससे सैकड़ों मौतें हुई, हजारों लोग गरीब हुए। और आगे जो है हृदय जैसी गंभीर समस्या के बारे में कल मंत्री जी यहाँ पर आए थे। जब हमने ये बात उठाई तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी बघेल साहब जब वो निरीक्षण के लिए आए थे, चूंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर थे, तो यहाँ के निदेशक महोदय कहते हैं कि नहीं, वो तो मैं दूसरे आवश्यक बेड को विभाग को दे दिया है। हृदय विभाग के बेड जिनकी संख्या बढ़ रही है, जिनके मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको बेड कम आवंटित करके उस बेड को आप दूसरे अन्य विभाग मतलब जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन में दे रहे हैं। आज तो सुपर स्पेशलिटी का जमाना है। मेडिसिन विभाग में कौन दिखाने जाते हैं? जनरल सर्जरी में कितनी जनरल सर्जरी की जाती है? ज्यादातर सारी सर्जरियां और सारे मेडिसिन वाले ट्रीटमेंट जो आप स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कार्डियोलॉजी कार्डियक सर्जरी करते हैं। पेट वाला गैस्ट्रो के मरीज गैस्ट्रो देखते हैं, नेफ्रो है, इंडो है, इस तरह के अलग अलग न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, अलग अलग स्पेशलिटी विकसित हो गई है। तो मेडिसिन और सर्जरी जैसे कम महत्व वाले, जहाँ की कोई दिखाने नहीं जाते, जहाँ की भर्ती होने की उतनी जरूरत नहीं है मरीजों को, उस कम महत्वपूर्ण विभाग से आप हृदय विभाग की बेटे छीनकर उनको दे रहे हैं। क्या हृदय के मरीजों की संख्या कम हो गई? क्या तुक है, क्या औचित्य है, क्या आर्गुमेंट है? कोई आर्गुमेंट नहीं उसके पास कि अब मेरे किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं है उनके पास, सिवाय एक वो मान है, भ्रष्ट है और इस देश के गरीब और आम जनता को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार से विमुक्त कर उनको निजी संस्थानों में भिजवाना चाहते हैं और उनको मौत के मुख में समाकर गरीब और अति गरीब बनकर कंगाल बनाना चाहते हैं और उनको मृत देखना चाहते हैं। ये लोग डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के बेस पे जंगलार हैं और क्रिमिनल है। इनको सीधा जेलों के सलाखों के अंदर होना चाहिए। तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों को पद से हटाकर जेल में डाला जाना चाहिए। और यही हमारी मांगे भी है प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि उनका ये संसदीय क्षेत्र है, आगे उनको यहाँ चुनाव भी लड़ना है और हमने 3 महीने का भी समय दिया है कि आप इन चीजों को सही करें, जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करें, आम जनता को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार दिलवाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो आम जनों को। और अगर ऐसा नहीं किया गया फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हमने जो संवैधानिक तरीके से, लिखने पढ़ने के तरीके से, एक आधिकारिक तरीके से जितनी भी संभावनाएं थी सबको हमने तलाश किया है। उसके बाद हम विफल रहे हैं अभी तक, तो अब हमारे पास आंदोलन और आम जनता के बीच में जाकर उनके मुद्दे को उठाकर उनको जगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जी शुक्रिया ओम साहब, और आप संघर्ष जारी रखें, संघर्ष में हम लोग साथ हैं। और आप जो कर रहे हैं वो घटना नहीं संकेत है, पूरे देश के विश्वविद्यालयों का यही हाल, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी यही हाल, तो वो हमें पता है, लेकिन इसमें पीछे नहीं हटना है, संघर्ष जारी रखना है। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, थैंक यू।